हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। मैं प्रियदर्शन गौतम आपके बीच में वापस से नेट के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो बच्चे आगे जाके फ्यूचर में जिनको लगता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है या किसी ना किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कोई मेडिकल कॉलेज की सीट लेनी है, उन सभी बच्चों के लिए मैं अपने लेक्चर्स लेके आया हूँ। मेरे लेक्चर्स के थ्रू जो भी नॉलेज आपको मिलती है, एनसीईआरटी बुक्स या मटेरियल्स हम पढ़ते हैं, पर काफ़ी ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो भी कई हमें मटेरियल में या एनसीईआरटी की बुक्स में देखने को नहीं मिल पाता है। ऐसी छोटी छोटी या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं या जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में मेडिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं, वो सब मैं आपके बीच में डिस्कस करता हूँ। मेरे लेक्चर के माध्यम से सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जितने ही बच्चे अभी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, चाहे वो 8th क्लास का स्टूडेंट हो, 9th क्लास का स्टूडेंट हो या 10th से लेकर अभी 11th क्लास में जिन बच्चों ने अपना ये डिसीजन मेकिंग किया है कि आगे जाके हमें बेहतरीन डॉक्टर बनना है या किसी मेडिकल कॉलेज को एग्ज़ाम को फाइट करके एक अच्छे कॉलेज में सीट गेन करनी है, वो सभी बच्चे मेरा लेक्चर्स देखकर काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने जैसा पहला भी लेक्चर देखा था, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। पहले मैं आपको वापस अपने चैनल से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फंडामेंटल बायोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हैं, फंडामेंटल बायोलॉजी का सिर्फ एक ही माध्यम है आप लोगों तक बेहतर नॉलेज पहुँचाना। जो स्टूडेंट्स मेडिकल के रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड पैरामेडिकल के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको जो भी क्वेरीज है या जो भी आपको लगता है कि आपको कोई भी ऐसा डाउट्स है टॉपिक से रिलेटेड या पर्टिकुलर, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो या जूलॉजी से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था, मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसका पहला लेक्चर आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी कर दिया है। उसमें हम मेल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्शन के बारे में छोटा सा डायग्राम बता के भी अपने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। मेल रिप्रोडक्शन हम अगर डिस्कस करते हैं तो उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, जिसमें पहला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा बिकॉज आगे की चीज जो हमें कंटिन्यू करनी है। मेल रिप्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने पढ़ा था गैमेट्स के बारे में, गोनेट्स के बारे में, जो गैमेट्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जो जर्म सेल्स होती है जो स्पर्म बनाने में काम करती है। दूसरा हमने देखा था उनका काम होता है हार्मोन प्रोडक्शन का, जो लेडिंग सेल्स हैं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए। दूसरा हमने देखा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर हमने प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंसेस का और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड्स का भी डिस्कशन किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें प्रीवियस लेक्चर से अगर कनेक्टिविटी दूं तो कुछ हमने क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में ही पढ़ा था, उनमें आज उसी से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म हो गया क्या है? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म वो एक क्लिनिकल कंडीशन है कि किसी रीजन से, अगर जैसे हम देखते हैं जब बेबी या न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है तो उसके जब स्क्रोटम में, मतलब जिसमें टेस्टिस, जिसे हम फ्रस्ट्रेंट भी बोलते हैं हिंदी में, तो स्क्रोटम एरिया के अंदर अगर किसी भी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से अगर टेस्टिस नहीं होती है या टेस्टिस नहीं आती तो उसे क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या है? अगर स्क्रोटम एरिया के अंदर या स्क्रोटम जिसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, अगर वहां सिर्फ एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है या एक टेस्टिस ही एब्सेंट है तो उसे हम यूनिलेटरल कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्रिप्टोऑर्गेनिज्म क्या होता है? अगर स्क्रोटम एरिया के अंदर दोनों ही टेस्टिस नहीं है तो उसे बाइलेटरल क्रिप्टोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर एक टेस्टिस एब्सेंट है या एक ही प्रेजेंट है उसे यूनिलेटरल क्रिप्टोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इस क्लिनिकल कंडीशन को रिमूव करने के लिए एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, ऑर्किडोपेक्सी करके जिसे बोला था। ऑर्किडोपेक्सी क्या होता है? एक ऐसी सर्जिकल सर्जरी है जिसके माध्यम से हम डॉक्टर आपको सलाह देता है। जैसे क्या होता है कि वैसे 7 to 8 वीक्स जो प्रेगनेंसी का होता है उस टाइम पे टेस्टिस जो है माइग्रेट करके स्कोटम एरिया के अंदर आ जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि बर्थ के टाइम पे भी जो क्या होता है, आफ्टर द बर्थ भी या एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चे के टेस्टिस हैं वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम एरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं।
पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जन्म के 5 से 6 महीने या साल भर तक या साल 1.5 साल तक भी टेस्टिस नहीं आते हैं, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें उसके लिए वेट करना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो उसके लिए एक सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है जिसे ऑर्किडोप्लेक्सी बोलते हैं। ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इस सर्जरी का मेन रीजन क्या होता है, बिकॉज हम ये देखते हैं कि साल 1.5 साल में अगर टेस्टिस अगर स्कोटम एरिया के अंदर नहीं आई है तो ये टेस्टिस सर्जन परफॉर्म करने के लिए इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो स्पर्म बनाने के लिए जो जर्म सेल में जैसे हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, जो मेल के अंदर स्पर्म बनाते हैं जो जर्म सेल्स हैं, वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमेन में जो टेस्टिस प्रेजेंट रहेंगे अगर वो स्कोटम एरिया के अंदर नहीं आएंगे तो वो जो जर्म सेल्स हैं जो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, वो डेड हो जाते हैं, डाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाके जो पर्सन है वो उसमें सारे हार्मोन्स तो प्रेजेंट रहेंगे पर वो एक स्टेराइल पर्सन कहलाएगा। स्टेराइल, उस मेल पर्सन के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, मतलब वो स्पर्म नहीं बना पाएगा क्योंकि स्पर्म या जिसे अपन बोलते हैं जर्म सेल वो हाई टेम्परेचर की वजह से डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो टेस्टिस है वो जन्म के दौरान ही अपने स्कोटम एरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर जो एब्डोमिनल रीजन से लगभग 2.5 से 3 टेम्परेचर का डिफरेंस होता है जहां पर टेस्टिस या जर्म सेल जो है अपने स्पर्म बना पाते हैं। इसके आगे हमने और भी टर्म डिस्कस करी थी, सिन ऑर्गेनिज्म भी बोला था, पॉली ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा था, मॉन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था। सिन ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने आपको बताया था, सिन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। सिन ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, ये वो क्लिनिकल कंडीशंस है जब जन्म के दौरान ही अगर बच्चे की दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज्ड है तो उस क्लिनिकल कंडीशन को हम सिन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पॉली ऑर्गेनिज्म पढ़ा था हमने, अगर जन्म से ही बच्चे के स्कोटम एरिया के अंदर 2 से ज्यादा, वो काफी रेयर केस में होता है, लाखों हजारों में वो कंडीशन होती है, अगर 2 से ज्यादा टेस्टिस प्रेजेंट है तो उसे हम पॉली ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्चिटाइटिस भी पढ़ा था हमने। ऑर्चाइटिस क्या होता है, ऑर्चाइटिस वो क्लिनिकल कंडीशन है अगर किसी कारणवश जो हमारा स्कोटम एरिया है या इंग्विनल रीजन है, अगर वहाँ अगर किसी रीजन से वहाँ पर अगर चोट लग जाती है या फिर किसी रीजन से वहाँ पर लग जाती है या फिर कभी कभी बच्चा गिर जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस एरिया का, तो उसे हम ऑर्चाइटिस बोलते हैं। एक टर्म हमने और पढ़ी थी हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल वो क्लिनिकल कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है स्क्रोटम एरिया के अंदर क्या होता है टेस्टिस के पास में ब्लूइश कलर का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये उस केस में होता है जब हायर बॉडी वेट होता है या काफ़ी आपने देखा होगा जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं जो हैवी वेट उठाते हैं, तो हैवी वेट लिफ्टर की वजह से या फिर हायर बॉडी वेट की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है उस स्कोटम एरिया के अंदर टेस्टिस के पास में एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से जब भी पेशेंट या कोई बच्चा या फिर मेल या एडल्ट की बात करते हैं, अगर वो यूरिनेशन करता है तो यूरिनेशन के दौरान पे वहाँ पर काफ़ी दर्द होता है क्योंकि वो हिस्सा क्या होता है फूल जाता है, तो यूरिनेशन के दौरान तो वहाँ पर पेन होता है, तो एक छोटी सर्जरी कर भी उसको वेसेक्टोमी जिसे बोलते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। आज हम यहाँ पर जो नई चीज डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंग्विनल हर्निया। आपने हर्निया की बीमारी सुनी होगी, काफी देखा भी होगा किसी को कि उसको हर्निया की बीमारी होगी है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। इंग्विनल हर्निया क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये स्क्रोटम होता है जहाँ पर हमारी दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल के अंदर, और ये दोनों टेस्टिस स्पर्मेटिक कोड, ये स्पर्मेटिक कोड है दोनों। स्पर्मेटिक कोड के थ्रू इंग्विनल रीजन से हैंगिंग होती है, लटकी हुई होती है। ये दोनों टेस्टिस बता रखी है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम बता रखा आपको जिसे बोलते हैं स्कोटल सेप्टम। स्कोटल सेप्टम
अगर आप किसी बेबी का अगर जैसे हम देखते हैं बच्चों में ये वाला एरिया देखते भी हैं, तो हम देखते हैं कि एक अंदर तो सेप्टम इसे बोलते हैं, बाहर एक उभरी हुई संरचना के रूप में भी नजर आता है, जिसे हम स्कोटल रेफे के नाम से जाने जाते हैं। रेफे, उसे स्कर्टल रेफे बोलते हैं, पर अंदर की तरफ उसे स्कॉटम सेप्टम के नाम से, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों टेस्टिस आपस में सेपरेट होती है, ताकि किसी रीजन से अगर एक टेस्टिस में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो दूसरी टेस्टिस एरिया में एंटर ना करे। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा था कि जनरली मोस्टली हम ये एनालिसिस भी करते हैं या देखा भी है, जो लेफ्ट साइड की जो टेस्टिस होती है वो थोड़ी लोअर साइड हैंगिंग होती है, और राइट वाली थोड़ी अपर साइड हैंगिंग होती है, ताकि जब भी दोनों पैर आसपास होते हैं तो उस वजह से उनमें कोई क्रशिंग ना हो। बाकी इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन में या फिर जैसे बोलते हैं या किसी भी रीजन से, जैसे फर्टिलिटी में कहीं पे भी इसका इफेक्ट आता हो, पर फिर भी जो पोजीशन रहती है इनकी, जो लोअर साइड वाला है वो ज़्यादा लोअर एग्जिटिंग हैंगिंग होता है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया क्या होता है, जब हमारे एब्डोमिनल कैनाल से इंटेस्टाइन जो होती है उसका अगर कोई लूप, जैसे यहाँ मैंने बताया था आपको ये इंग्विनल कैनाल है, यहाँ पर क्या होता है, जन्म के दौरान ही कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जो स्पर्मेटिक कोड यहाँ से एंटर कर रहे थे, तो ये हिस्सा क्या होता है, फिल्ड हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू से भर जाता है। जैसे हम पाउच देखते थैली का, तो उसका जब मुंह बंद करते हैं तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू से पैक हो जाता है। पर अगर वो किसी भी दौरान से वहां पर जब हायर प्रेशर होता है, हम देखते हैं हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, जैसे मार्केट में क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं या जिनका हायर ओबेसिटी वेट होता है, तो हम उनको बोलते हैं सपोर्टर्स पहनने के लिए। तो जो हैवी वेट के दौरान क्या होता है, एब्डोमेन का प्रेशर यहाँ पड़ता है, और कनेक्टिव टिश्यूज रप्चर्ड होने की वजह से क्या होता है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक लूप एंटर कर जाता है। तो इंटेस्टाइन का एक लूप एंटर कर जाता है, उसे हम इंग्विनल हर्निया के नाम से बोलते हैं। तो उसको एक छोटी मोटी सर्जरी करके यहाँ से बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू को पैकिंग करके वापस उनको ये सलाह दी जाती है कि आप काफी समय तक कोई हैवी वेट ना उठाएं। इस वजह से क्या होता है, इंग्विनल हर्निया जो आपने बीमारी सुनी वो यही होता है कि एब्डोमिनल रीजन से अगर इंटेस्टाइन का कोई लूप इंग्विनल कैनाल के थ्रू अगर अंदर एंटर हो जाता है, तो उससे काफी पेनफुल कंडीशन जनरेट हो जाती है, मरीज को या पेशेंट को काफी दर्द होता है, जिसके लिए एक सर्जरी करके उसको रिमूव किया जाता है, उसकी यहाँ पैकिंग की जाती है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, इसके ज्यादातर वेट होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि किसी रीजन से जब लोग ज्यादा तेज दम लगा के खांसते हैं तो उसका पूरा प्रेशर यहाँ पड़ता है, या काफी लोगों को फेसिस त्यागने में, मतलब जैसे फेसिस रिमूवल के टाइम पे भी हम देखते हैं अगर जिनको ज्यादा प्रेशर लगाने की या ज्यादा बॉडी वेट की वजह से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसका भी सारा वेट जो है वो इंग्विनल रीजन पे आता है। तो इंग्विनल हर्निया की कंडीशंस इस प्रॉब्लम से बन पाती है कि या तो हाई बॉडी वेट होगा, या अगर हमारा एब्डोमेन का वेट उस एरिया पे ज्यादा पड़ रहा है तो इंग्विनल हर्निया की कंडीशंस बन जाती है। इसके अलावा एक सर्जरी को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किसी रीजन से क्या होता है कि कभी कभी के टेस्टिस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या टेस्टिस अगर किसी रीजन से डैमेज हो जाती है, तो उन टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। उस क्लिनिकल सर्जरी को हम बोलते हैं ऑर्चिडेक्टोमी। ऑर्चिडेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। किसी भी रीजन से अगर हमारे टेस्टिस में जैसे मेल की बात करते हैं, अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या क्रशिंग हो गई है, या चोट के दौरान वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो उस कारण से टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, उसे ऑर्किडोडेक्टोमी बोलते हैं। और इस सर्जरी को रिमूव करने के लिए, इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सर्जन आपको सलाह देता है, ताकि आगे जाके किसी भी प्रकार का फ्यूचर में कोई आपको इन्फेक्शन ना हो, या बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा और भी चीज थी जो यहाँ डिस्कशन करनी थी आपके बीच में। हाँ, एक टर्म आपने सुना होगा, कैस्ट्रेशन। ऑर्किडेक्टोमी तो आपने पढ़ लिया, रिमूवल ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। एक टर्म्स और आपने सुना होगा, कैस्ट्रेशन।
कैस्ट्रेशन आपने देखा होगा, ये मेल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल में भी ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनेट्स। मतलब गोनेट्स का मतलब अगर हम जनरली बात करें तो वो ओवरीज भी हो सकता है या टेस्टिस भी हो सकता है। गोनेट्स मतलब कैस्ट्रेशन दोनों के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है, मेल के अंदर भी होता है। पर जनरली जो कैस्ट्रेशन वर्ड है वो मेल के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि कैस्ट्रेशन का जो जनरली यूज होता है मोस्टली जिसे बोल सकते हैं तो वो एक मेल कैंडिडेट के अंदर ही होता है। आपने जनरली देखा होगा, आपने दो तरह के जानवर देखे होंगे, एक बुल और एक ऑक्स। कैस्ट्रेशन क्या होता है, आपने देखा होगा बुल काफी अग्रेसिव होता है, जिसे हम हिंदी में सांड भी बोलते हैं। उनको अधिकतर हम बुल, आपने सांड की लड़ाई भी देखी होगी, बुल की जो फाइट होती है वो काफी अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी हाई होता है, इस वजह से उनका एग्रेशन लेवल काफी हाई होता है। तो उनको हम कैस्ट्रेशन के दौरान, मतलब गोनेट्स का अगर हम रिमूवल कर दें तो ऑक्स बना देते हैं, जो कि खेती में हल जोतने के काम आता है। तो आप देखते हैं कि बुल और सांड में केवल ये फर्क होता है कि उनमें कैस्ट्रेशन करके उनके गोनेट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, ताकि ऑक्स क्या होता है, खेती करने के काम आता है। तो ये कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनेट्स फ्रॉम द मेल। मतलब मोस्टली हम मेल के लिए यूज करते हैं, या एनिमल्स की बात करें तो बुल्स में कैस्ट्रेशन करके उसे ऑक्स बना दिया जाता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आई होप सो आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ डिस्कस करी उससे आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।